सेंसेक्स में 225 अंकों से ज्यादा की गिरावट। हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक, गाजा में हवाई हमले तेज, नेतन्याहू की फिर चेतावनी, कोई सीज फायर नहीं होगा। और आइए देख लेते हैं न्यूज इन फोकस। आज किन खबरों पर रहेगा हमारा फोकस। सबसे पहले बात करेंगे आईफोन हैक की पूरी हकीकत की बात। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष के नेताओं ने जो फोन हैकिंग के आरोप लगाए हैं आईफोन के अलर्ट पर, उसकी सच्चाई आखिर है क्या? क्या वाकई में ये फोन अलर्ट कुछ कहता है? आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी, मराठा आरक्षण की आग। लगातार पूरे इलाके में हिंसा और आगजनी की घटना के बाद मराठा आरक्षण का मुद्दा और गहराता जा रहा है। क्या होगा समाधान इसका? इस पर होगी खास बात। इसके अलावा आज होगी एक और बड़ी खबर पर चर्चा। झूठे रेप केस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है गोवा में। गोवा पुलिस का कहना है कि इसमें भोली भाली मासूम लड़कियों को फंसाकर उन्हें इस पूरे गिरोह में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया जाता है और उनके जरिए लोगों को फंसाया जाता है झूठे रेप केस में। क्या है ये पूरी कहानी, आगे आपको बताएंगे। और आज के हमारी एक और न्यूज इन फोकस होगी थाईलैंड जाने वालों के लिए खुशखबरी, और इसके साथ साथ कतर से भारतीयों की वापसी कब होगी, इस पर विश्लेषण करेंगे। कतर से जिन भारतीय पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई है, उनकी सुरक्षित वापसी के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर होगी बात। और आखिरी खबर होगी हमारी थाईलैंड जाने वालों के लिए खुशखबरी से जुड़ी हुई। अब बिना वीजा के आप थाईलैंड जा सकते हैं, लेकिन ये बिना वीजा के एंट्री कब तक लागू होगी, कब से लागू होगी, कितने दिनों के लिए लागू होगी, पूरी बात आगे। और अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं आज दिन भर की खबरें। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में ईडी की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए जारी नोटिस के बाद राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी को केजरीवाल की गिरफ्तारी का डर है। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि इस नोटिस से साफ हो जाता है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म करना। उन्होंने आरोप लगाया कि वो किसी भी तरीके से फर्जी केस बनाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना चाहते हैं। उधर दिल्ली पंजाब आबकारी नीति मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी को के मोहाली से विधायक कुलवंत सिंह के ठिकानों पर भी छापेमारी की। विधायक के घर ठिकानों पर जालंधर ईडी ऑफिस ने छापा मारा। मोहाली में भी ईडी की टीम ने छापेमारी की है। इसे लेकर शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब शराब घोटाला मामले को लेकर एक्स पर पोस्ट कर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में कौशल विकास मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को 4 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी गई। नायडू की ओर से पेश हुए वकीलों ने अदालत को बताया कि चंद्रबाबू नायडू को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है। इसके बाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत दी। नायडू को 24 नवंबर तक के लिए जमानत मिली है। उन्हें 24 नवंबर को सरेंडर करने के लिए कहा गया है। कोर्ट 10 नवंबर को उनकी मुख्य जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को योगी सरकार की तरफ से एक और बड़ा झटका लगा है। यूपी सरकार ने मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी को लीज पर दी गई कुछ जमीनें वापस ले ली हैं। इसका फैसला योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में किया। रामपुर में स्कूल के नाम पर लीज पर दी गई भवन और 41,181 वर्ग फीट जमीन वापस ली गई है। कैबिनेट ने जिला अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर लीज निरस्त की। इसके बाद आजम खान का पार्टी कार्यालय और रामपुर पब्लिक स्कूल बंद हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 3 डिब्बों वाली ये ट्रेन एकता नगर या केवड़िया से अहमदाबाद के बीच चलेगी और इससे पर्यटकों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक आने जाने में सुविधा मिलेगी। तीनों डिब्बों में 48 सीटें हैं और पर्यटक 28 सीटर एसी रेस्टोरेंट, डाइनिंग कार में डाइनिंग टेबल और 2 सीटर कुशन वाले सोफे पर बैठकर चाय और स्नैक्स का आनंद भी ले सकते हैं। छठ पूजा के लिए रेलवे ने बिहार के लोगों को बड़ी सौगात दी है। पैसेंजर्स की सहूलियत के लिए रेलवे सैकड़ों फेस्टिव स्पेशल ट्रेनों को चला रही है। पूर्व मध्य रेलवे ने बताया कि पैसेंजर्स के लिए रेलवे राजधानी एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को भी चलाया जा रहा है।
रेलवे ने बताया कि दिवाली और छठ पर्व को देखते हुए ट्रेनों में 65 लाख बर्थ का इंतजाम किया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में 150 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। अक्टूबर के मध्य से शुरू होकर 15 दिसंबर तक ये ट्रेनें बिहार सहित देश के प्रमुख शहरों के बीच स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। हवा की धीमी गति और बारिश की बेरुखी ने दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अक्टूबर का महीना दम घुंटू बना दिया। आज सुबह से ही पूरे दिल्ली एनसीआर में जहरीली धुंध की ऐसी चादर छाई हुई है कि हर ओर धुआं धुआं दिख रहा है। आज दोपहर 1 बजे कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार जा पहुंचा। इसमें सोनिया विहार का सबसे ज्यादा बुरा हाल रहा। दिल्ली के मुंडका में दोपहर करीब 1 बजे AQI 428 नापा गया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब समेत 5 राज्यों से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी ली। और इधर मुंबई में भी हाल बुरा है। खबर ये मिल रही है कि कई हॉस्पिटल्स में खासतौर से बच्चों से जुड़ी हुई बीमारियों में खासा इजाफा देखा गया है। इस बार के सर्दियों से शुरू होने से पहले जो प्रदूषण का प्रकोप मुंबई पर आया है वो बड़ा दिख रहा है। और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। आज पूरा देश एक तरह से चौंक गया जब देश के बड़े विपक्षी नेताओं ने सरकार पर फोन हैकिंग की कोशिश का आरोप लगाया। इन नेताओं ने आईफोन पर मिले अलर्ट्स के आधार पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकार ने तो पहले आरोपों को खारिज किया, लेकिन बाद में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए मामले में जांच के आदेश भी दे दिए हैं। क्योंकि फोन हैक होना राजनीति से हटकर एक आम कंज्यूमर का भी मामला है, इसीलिए आज हम एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में आईफोन हैक होने जैसा कोई खतरा होता है। आईफोन के ये जो अलर्ट्स आए हैं, इस पर एप्पल की तरफ से भी सफाई आ रही है। वो कुछ साफ साफ इसमें बता नहीं पा रहे हैं। तो क्या ये फेक अलर्ट्स हैं या इन अलर्ट के पीछे कुछ तथ्य हैं, कुछ बात है, कुछ दम है? इस पर करेंगे बहुत ही विस्तृत चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाथ में लहराते कागज और निशाने पर केंद्र सरकार। आरोप ये कि केंद्र सरकार विपक्ष के खिलाफ फोन टैपिंग कर जासूसी करा रही है। राहुल गांधी के मुताबिक एप्पल की ओर से एक नोटिस आया जिसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स का जिक्र किया गया है। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहाँ पे एप्पल का नोटिस आता है। मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है। राहुल गांधी ने तोते और राजा की कहानी के बहाने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप मढ़े हैं। नंबर 1 अडानी, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 3 अमित शाह। अभी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है और अदानी जी बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि अदानी जी को हमने ऐसे घेरा है, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल सकता। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए अपना फोन चेक करने तक को कहा। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। लेकिन सत्ता पक्ष भी इन आरोपों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राहुल गांधी को चुनौती FIR कराने तक की दी है। आपको बताते हैं कि एप्पल फोन की हैकिंग को लेकर पक्ष विपक्ष में शब्द भेदी बाणों से भी हमला हो रहा है। केंद्र सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही विपक्ष पर देश की तरक्की न पचा पाने का आरोप भी लगाया है। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स लगातार इन पब्लिक फिगर्स के फोन्स पर हो रहे हैं और ये उनको आगाह करने का एक प्रयास है। वो वार्निंग खुद कहती है कि हो सकता है कि ये फॉल्स वार्निंग हो, लेकिन फिर भी हम आपको आगाह कर रहे हैं क्योंकि आप जो हो हैं या जो जिस किस्म का काम करते हैं, इस संदर्भ में आपको टारगेट करना लाजमी है। साइबर एक्सपर्ट भी मानते हैं कि जिनको भी फोन हैक करने के लिए मैसेज आया वो एक सामान्य प्रक्रिया है। इसमें कई बार सूचनाएं गलत भी हो सकती हैं। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या 2024 की लड़ाई से पहले पेगासस जैसे कोई जासूसी का फुस बम फूट सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, जैसा हम बात कर रहे हैं कि ये
नेताओं ने तो ठीक है इसको पॉलिटिकल मसला बना दिया, लेकिन इसमें एक आम कंज्यूमर के लिए बड़े चिंताएं भी छुपी हैं और सीख भी छुपी हुई है। तो लिहाजा ये आम कंज्यूमर के लिए कितनी बड़ी खबर है, और क्या वाकई में चाहे चिंता किसी भी स्तर पर व्यक्त की गई हो, किसी भी व्यक्ति की ओर से, संगठन की ओर से, राजनीतिक दल की ओर से व्यक्त की गई हो, चिंता होती है और चिंताओं को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रशांत माली, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं अमित दुबे जी, जाने माने सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, पहले तो मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाह रहा हूं कि इसमें जो एप्पल की तरफ से जो सफाई आई है या जो विश्लेषण आया है वो क्या कह रहा है। मेरे को तो समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ साहब, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड तो नहीं हम कह सकते, लेकिन फिर भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली वो कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, इस तरह के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं एप्पल के, और वो ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह का एक्सप्लॉइट ट्राई हुआ है वो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक हो सकता है। अब स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक क्या होता है और वो ऐसा किस बिना पर कह रहे हैं, इसको जानना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। पहली चीज कि उन्होंने ये कहा कि आपका फोन हैक नहीं हुआ, आपका फोन हैक करने की कोशिश की गई है। ठीक है, कैसे की गई कोशिश? उनका कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई है जो 0 डेज थी। 0 डेज वल्नरेबिलिटीज वो होती हैं जो ओईएम को पता नहीं होती अभी तक और क्रिमिनल को पता पड़ जाती है। तो ओईएम को जब तक पता पड़ता है वो उसको एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, लोगों के फोन हैक करते हैं, और ये बहुत महंगी होती है। ये डार्क वेब वगैरह पे मिलती हैं, आईफोन के लिए भी होती है, हर एक फोन के लिए होती है। तो उन्होंने कहा कि कोई 0 डेज वल्नरेबिलिटी चूंकि टारगेट की गई है और वो सिर्फ स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स ही अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए ये एक बहुत सोफिस्टिकेटेड ट्रायल था, लेकिन वो फेल हो गया। तो क्या एप्पल ने फिक्स कर दिया? यदि एप्पल को पता था कि अटैक हुआ था तो क्या उन्होंने वो जो भी वल्नरेबिलिटी थी वो फिक्स कर दी? इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ कहा कि भाई किसी ने अटैक करने की कोशिश की और आपका फोन नहीं हुआ। उसके बाद स्टेट स्पॉन्सर्ड है, क्यों? क्योंकि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है। और जो तीसरी बात उन्होंने कहा कि हमने तो ये अलर्ट 150 कंट्रीज के लोगों को भी भेजे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको है। तो इस तरह से बड़ा ही घालमेल, अनयूजफुल इंफॉर्मेशन से मैं कहता हूं कि इससे मुझे मिला क्या? व्हाट शुड आई गेट आउट ऑफ इट? शुड आई क्लीन माय फोन? क्या मुझे अपने फोन को चेक कराना चाहिए? करना क्या चाहिए? तो कई ऐसे नोटिफिकेशंस जो प्रोएक्टिवली दिए जाते हैं उसमें कई बार रिकमेंडेशंस भी होती है कि भाई आपके फोन में इस वजह से ऐसा था, आप ऐसा मत कीजिए या ये अपडेट कर लीजिए। कुछ भी नहीं है उस नोटिफिकेशन। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये बहुत क्लियर नहीं है। आपने हमारे लिए कोई एक्शन दिया ही नहीं कि यदि आपने खुद ही बचा लिया या हमें कुछ करना है या आगे में क्या ध्यान रखूं, नथिंग। तो मेरे ख्याल से ये एक अधूरा सा नोटिस है। प्रोएक्टिवली मैं आपको सिर्फ डराने के लिए बोल दूं कि भाई आपको ये हैक कर रहा है, पर मुझे पता ही नहीं कि क्या हैक कर रहा है और कैसे हैक कर रहा है, वैसा सब कुछ नोटिस है। इसलिए मैं इस पर भी बहुत कंक्रीट नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि उस इंफॉर्मेशन में जो उन्होंने अपना जवाब दिया। एब्सोल्युटली आई अंडरस्टैंड योर पोजीशन, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सारा का सारा जो मखड़जाल है उसका एक सिरा तो एप्पल खुद है, अब दूसरा सिरा कौन है ये हम नहीं जानते, लेकिन एक सिरा तो आईफोन है, एप्पल है। अब ये कह रहा है कि साहब हमें इस बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, तो फिर सवाल ये है कि डोर सुलझेंगी कैसे जब सिरा मिल ही नहीं रहा है। डॉक्टर माली, आप कुछ समझ पा रहे हैं? देखिए, एक चीज तो श्योर है ये सब जो हो रहा है उसमें कि एप्पल को ये पता चला कि उनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें वल्नरेबिलिटी थी। उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया गया क्योंकि उन्होंने वो क्लोज की होगी। जो होल था जिससे ये जो अलीज्ड अटैक हुए हैं या अलीज्ड हैकिंग करने की कोशिश की गई, ऐसा जो कहना है उनका, मतलब ये तो उन्हें पता चला कि कहीं ना कहीं से तो हैक हो सकता था फोन, और ऐसे अटेम्प्ट्स हुए हैं। ये दो चीज उन्हें जरूर पता चली। अभी किसने किए ये इसका निश्चित तौर पे उन्हें पता नहीं चला है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है। स्टेट स्पॉन्सर्ड में कई सारी एजेंसीज आती हैं, और अगर किसी ने स्टेट स्पॉन्सर्ड आईपी एड्रेस को स्पूफ करके ये किया होगा तो भी एप्पल के पास तो यही रहेगा कि स्टेट की कोई एजेंसी का आईपी एड्रेस था करके। तो अगर उन्होंने फोरेंसिक्स करके ये पिन पॉइंट कर दिया है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया है या डिफेंस वाले किसी एजेंसी ने किया, तो बोलो आप। और नहीं तो ये जो जिनको ये नोटिस आई है वो सेक्शन 43A रीड विद सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट 2000 एफआईआर दाखिल कर सकती है, बिकॉज ये तो अनऑथराइज्ड एक्सेस का मामला है। अगर आपके फोन में अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ है तो आपको करना चाहिए। दूसरी बात, एप्पल को इस नोटिस के आगे एक अगली नोटिस लिख देना जरूरी था
कि पुट योर फोन इन लॉकडाउन मोड। और एप्पल के पास एक लॉकडाउन मोड है जो आप सेटिंग्स या प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के जो सेटिंग्स में प्राइवेसी और सिक्योरिटी में जाके आप आपके फोन को लॉकडाउन मोड में डाल सकते हो। जैसे आप लॉकडाउन मोड में डालोगे तो ये जो एक्सप्लॉइटेशन है, बाहर से एक्सेस है, बहुत सारी चीज आपको सिक्योरिटी के दायरे में आ जाते हो। तो ये एप्पल ने किया नहीं। मतलब एप्पल दो गलतियां कर रहा है यहाँ पे। आप बोल रहे हो कि आपका फोन हैकेबल है, हैक हो सकता है, तो अगर आपने फिक्स किया है तो बोलो, नहीं फिक्स किया है तो कैसे इस हादसे से या कैसे इस वल्नरेबिलिटी से बच सकते हो वो बोलो। एप्पल दोनों ही जगह बोल नहीं रहा है, लेकिन ये जो इन्होंने आरोप किया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये एक लीगल मामला भी आगे चल के हो सकता है। यही तो समझ में नहीं आता है। एक बार कुछ दिनों पहले अमित जी खबर आई थी, मेरा ख्याल है 2020-21 में वो खबर आई थी, चाइनीज हैकर्स ने आईफोन 3 प्रो को, हाँ अमित जी आ रही है आवाज? अब मेरी आवाज मिल रही है अब अमित जी? मुझे लगता है अमित जी की आवाज के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। मैं डॉक्टर माली आपके पास ही आना चाहूंगा। ये जो एप्पल जो है बार बार ये गलती कर रहा है, ये पहली बार नहीं है। 2021-22 की शायद बात है, चाइनीज हैकर्स ने आईफोन 13 प्रो को 15 सेकंड में ब्रेक कर दिया था, 15 सेकंड्स में। उसके बाद उसकी वल्नरेबिलिटी की चेक हो गई थी। बाद में ये पता चला था कि साहब कुछ, मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहां से इसको वो किया, वो एक बात पे काफी दिनों तक चर्चा हुई। फिर इसके बाद अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं और दे रहा हूं आपको। कुछ दिनों पहले आईफोन 15 के ओवर हीट होने का इश्यू आया। इन्होंने माना कि ओवर हीटिंग हो रही है साहब, लेकिन फिर 3 कुछ एप्स को इन्होंने जिम्मेदार बनाया। ये जब पकड़े जाते हैं तो एडमिट कर लेते हैं, लेकिन उसको ठीक करने की जगह इधर उधर की बातें करते रहते हैं। तो ये इस कहीं तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए डॉक्टर माली। देखो इनका भी हाल ट्विटर जैसा हो सकता है, जैसे ट्विटर भी अनअकाउंटेबल था, इंडियन पॉलिसी मैटर में अपनी टांगे अड़ाता था। उनकी जो पॉलिसी के जो चीफ थी वो अपने हमारे इलेक्शन के मैटर में या हमारी पॉलिसी जो सरकार की पॉलिसी है उसमें दखल अंदाजी करती थी। और ये भी एक दखल, इलेक्शन का वक्त है और इस वक्त ऐसे मैसेज आप अगर भेजो, वो भी ऑपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज को बिना कोई हाथ पैर के, तो उनको ये बड़ा मुद्दा मिल सकता है। मुझे लगता है ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के साथ खेलने जैसी चीज हो गई। अगर वो साफ सूफ नहीं बताते कि ये क्या है, सचमुच हुआ था, क्या हुआ था, तो क्यों हुआ था, अगर उनकी गलती है तो उनकी गलती को भी एडमिट करे वो। क्योंकि हमारे पास तो कोई लॉ था नहीं है बताने के लिए कि आपको जबरदस्ती किसी को बताना है। हमारे यहाँ कोई लॉ इनैक्टेड नहीं था। इसके बावजूद आप अगर ये बता रहे हो तो यू हैव टू कम क्लीन, नहीं तो आप हमारे इलेक्शन में, हमारे ऑपोजिशन में, हमारे पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी कर रहे हो, ये आप पे आरोप लग सकता है। और मुझे लगता है कि सरकार ने इनको इंटरमीडिएरी रूल्स के तहत नोटिस भेजना बहुत जरूरी है अभी। बिल्कुल अमित जी, मैं यही कह रहा था आपसे, ये पिछली बार चीन के हैकर्स ने 15 सेकंड में आईफोन हैक करके दिखा दिया था। आईफोन 15 मॉडल्स में हमने देखा कि ओवर हीटिंग की इश्यूज आए, इससे पहले भी आए। पूरा गूगल उठा के देख लीजिए, कई बार इनके ये खुलासा हुआ है कि वल्नरेबिलिटी है। सफारी ऐप से जो चाइनीज वाले थे उन्होंने सफारी जो ब्राउजर है उसके थ्रू किया था। तो ये जानते हैं कि इसको हैक करना पॉसिबल है, वल्नरेबल है, लेकिन उसके बावजूद आप एक स्टेटमेंट जारी कर देते हैं, हाँ साहब हुआ होगा, हम देखते हैं इसको। ये हाँ, इसीलिए मुझे बड़ा इमेच्योर लगा है, क्योंकि पेगासस भी, यदि आपको याद होगा, तो पहले आईफोन के लिए बनाया गया था। पेगासस पहले एंड्रॉइड के लिए नहीं बनाया था, पहले आईफोन हैक होना शुरू हुए थे, उसके बाद उसका एंड्रॉइड वर्जन आया। आईफोन सबसे ज्यादा टारगेटेड होते हैं वर्ल्ड वाइड बिकॉज ऑफ द प्रीमियम जो कॉस्ट उनकी मिलती है हैकिंग की। और डार्क में भी जो सबसे ज्यादा 0 डेज एक्सप्लॉइट बिकते हैं वो आईफोन के ही बिकते हैं। और ये सिर्फ आईफोन की अवेलेबिलिटी नहीं होती, आईफोन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हो और यदि वो अपडेटेड नहीं है, जैसे पेगासस व्हाट्सएप के थ्रू एक्सप्लॉइट होता था, व्हाट्सएप कॉल आती थी, तो कोई भी दूसरी एप्लीकेशन जो सिक्योर नहीं है और वो एंट्री दे देती है किसी मैलवेयर को, तो भी फोन हैक हो जाए। तो आईफोन लगातार ये ट्रैफिक भी देखता रहता है और इस वजह से वो थ्रेट इंटेलिजेंस के बेस पर कॉल लेता है। ये उसके पास खुद भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती और ये इस तरह से बताना, एक जरा मेरी शंका दूर करिए अमित भाई, एक शंका मेरी दूर करिए। इनके अलर्ट में लिखा गया है स्टेट स्पॉन्सर्ड अलर्ट। अब ये इनकी कुछ प्रोग्रामिंग तो हुई होगी ना, इनकी कुछ डेटा एंट्री ऐसे हुई होगी कि ये नॉर्मल थ्रेट, स्टेट स्पॉन्सर्ड थ्रेट क्या होते हैं, कुछ तो इन्होंने क्राइटेरिया रखा होगा। तो ये जो शब्द ये ले आए हैं,
ये कहां से देखिए, अपने आप को बचाने का एक तरीका होता है। मैं आपको सच बताता हूं, रिपोर्ट में अदरवाइज कुछ ना कुछ ऐसा हिंट होना चाहिए। स्टेट स्पॉन्सर्ड तो बड़ा ओपन एरिया छोड़ दिया इन्होंने। हाँ। स्टेट स्पॉन्सर तो कोई भी हो सकता है। अकेले चाइना के कम से कम 55 एपीटी ग्रुप्स हैं जो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं, पाकिस्तान के 15-16 हैं, टर्की के हैं, ईरान के हैं, रशिया के हैं, तो कोई भी कर सकता है। तो ऐसे स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब है तो ग्लोबल कोई भी एंटिटी उसको हैक करने का ट्राई कर रही है। तो इनको थोड़ा स्पेसिफिक करना चाहिए था। वैसे करते कैसे हैं, जो मैं आपको थोड़ी इंटरनल जानकारी दूं, ये सिग्नेचर, अटैक वेक्टर्स, पैटर्न, इसके बेस पर एट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, जबकि इन्होंने अपने नोटिस में लिखा है कि हम कोई एट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम कहीं क्लैरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं कि कौन नाम कर पाएंगे। तो फिर ये नोटिस का पर्पस क्या था? इस नोटिस से कोई जिसको आप दे रहे हो वो क्या करे, मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा था। इसलिए मैं मतलब इस चीज को थोड़ा डूबियस मान रहा हूं कि भाई या तो कुछ तो बताइए कि कहां से आया, क्यों आया, क्योंकि मेरा कोई टर्की से कोई अटैक मुझे क्यों करेगा। तो ऐसा कुछ यदि बताते वो, और ये सीरियस यदि नोटिफिकेशन होता तो उसमें रेमेडी भी होती है, जैसा कि प्रशांत जी ने भी कहा, वो भी मिसिंग है। तो इस वजह से बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये पॉलिटिकल मूव है, क्या सिर्फ यूं ही नोटिस भेज रहे हैं, क्या ये सिलेक्टिव लोगों को भेजा है। अब वो कह रहे हैं कि 150 देशों में भी भेजा है, तो क्या किसी एक खास तरह का फोन का वर्जन था, उसका ओएस वर्जन एक लेवल ही था इन लोगों का। वो जब देखा जाएगा कि इनके बीच में कॉमन चीज क्या है, जो कॉमन चीज है क्या वो वल्नरेबल थी, मेरे ख्याल से तब जाके कुछ क्लैरिफिकेशन होगा। अभी बिना इन्वेस्टिगेशन के कुछ कंक्लूड करना इज टू अर्ली। नहीं, बट देखिए, आप कारोबार कर रहे हैं डॉक्टर माली, कानूनी रूप से हम क्या कह सकते हैं? सरकार कह रही है कि भाई एप्पल को कह रही है कि आप आइए, इस पूरे केस में आप पार्टी बनिए, हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन करिए, लेकिन कानूनी रूप से कोई जिम्मेदारी फिक्स होगी या नहीं होगी? हमने तो अलर्ट दे दिया था साहब, एक ऐसा अलर्ट जिसके बारे में वो खुद श्योर नहीं है। वो तो कह देंगे कि साहब हमारा तो अलर्ट मैकेनिज्म है, देखो साहब हमने तो दे दिया, हमारा काम खत्म। अब आप दूध का दूध पानी का पानी तो आपकी तरफ से होगा ना। आप बैठे हो उस पूरे सिस्टम के ऊपर कि कहां गड़बड़ हो रही है कहां नहीं हो रही है, उसमें भारत सरकार के अधिकारी कितना ही घुस लेंगे। एब्सोल्युटली नहीं, उसकी वो अपनी जिम्मेवारी से बचना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बाकी चीजें बड़ी दुबियस सी रखी हैं। ठीक अटैक हुआ, कौन सी वल्नरेबिलिटी यूज हुई, ये भी नहीं बताना चाह रहे। थोड़ा सा कानूनी सलाह हो जाएगा तो अटैकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या अपग्रेड कर लीजिए, ये भी नहीं बता रहे हैं। कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जो रिमूव कर दूं, ये भी नहीं बता रहे हैं। किसने किया वो भी नहीं पता। तो फिर ये किस तरह का नोटिफिकेशन है? ये डॉक्टर मालिक, एप्पल की इंटेंशन पे सवाल खड़ा। कानूनी तरफ से क्या हो सकता है डॉक्टर मालिक? देखो, कानूनी तरह से ये हो सकता है कि ये जो जिनको ये नोटिस आई है, उनको अभी ये पता चला है कि एप्पल ने बताया है, तो ये प्राइमा फीसी एविडेंस हो जाता है उनके लिए कि किसी ने उनके फोन में अनऑथराइज्ड एक्सेस किया है। क्यों? क्योंकि उनका जो एप्पल जो मैन्युफैक्चरर है, फोन मैन्युफैक्चरर, वो बता रहा है कि आपके फोन में अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ है। तो कानूनन तौर पे उन्हें चाहिए कि जाके एफआईआर करें। फिर हमारी जो एजेंसी होगी, एफआईआर पुलिस होगी, सीबीआई होगी, वो उसकी जांच करे और उस वक्त एप्पल को पार्टी बनाया जाए या विटनेस बनाया जाए, और एप्पल के जो अफसर है उनको बुला के उनसे लॉग्स मंगाए जाए, और उनके लॉग्स के तहत उस आईपी एड्रेस या उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तक, उसके तय तक जाना चाहिए, जहां से हम ये जान सके कि ये किसने किया है। बिकॉज स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंसी, ये उन्होंने थोड़ी कहा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंसी ऑफ इंडिया, अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंसी ऑफ इंडिया उन्होंने नहीं कहा है, तो मुझे ये नहीं समझ रहा है कि ये राहुल गांधी किस तरह आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तो ये पूरी तरह से पॉलिटिकल हो जाती है। एप्पल को ये चाहिए कि आपने इतना बड़ा पॉलिटिकल हंगामा अगर भारत जैसे देश में किया है, जहां से आप इतने सारे करोड़ों का रेवेन्यू करते हो, तो इतने रेवेन्यू के सामने आपको एक जवाबदेही भी बनती है कि यहाँ के पॉलिटिकल सर्कल्स में आप मिडल ना करें। और आपने एक दिन किया है तो दूसरे दिन आके पार्टी बन के उसकी सफाई भी दे। तो मुझे तो लगता है कि 2-4 घंटे में इनकी बुलेटिन रिलीज हो जानी चाहिए थी, प्रेस रिलीज आ जाना चाहिए था कि क्या है। नहीं तो कोई ना एजेंसी को एफआईआर दाखिल करके अब एप्पल के अफसर को यहाँ तुरंत बुला लेना चाहिए और उनके साथ इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट साझा हो जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, देखिए नेताओं का तो क्या है डॉक्टर माली, नेताओं को तो मुद्दा हाथ में चाहिए और वो तो अपनी बात रखेंगे, उसका अपने पॉलिटिकल तरीके से इम्प्रोवाइज करके उसको दुनिया के सामने रखेंगे। बट मैं कह रहा हूं वो नेता भी एक कंज्यूमर ही है। अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं तो एक कंज्यूमर के लिए तो ये अलर्ट है ना। और छोड़ दीजिए पॉलिटिक्स को, एक हमने जो शुरुआत में कहा कि एक आम कंज्यूमर के लिए जिसके पास आईफोन है, पैसा देके उसने रखा हुआ है, उसके लिए तो ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री हो गया। अब इस मिस्ट्री को सॉल्व कौन करे? अब नेता तो आपस में लगे रहेंगे, आप एक दूसरे पर पॉलिटिकल गेन्स के आरोप लगाते रहेंगे। बट मैं कह रहा हूं कि जिसने सफाई देनी है वो उसने, एप्पल ने जो सफाई देनी चाहिए
वो राहुल गांधी या मोदी साहब को नहीं देनी है, उसको तो सफाई देनी है कंज्यूमर को, और वो सफाई अब तक आई नहीं। और अगर वो सफाई नहीं आ रही है तो सरकार क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए कुछ कर सकती है कानूनन? 100% सरकार कर सकती है। सो ये जो इंटरमीडियरी के तहत रूल्स बने हुए हैं आईटी एक्ट के तहत, अगर इन्होंने ये सफाई नहीं दी और इससे बवाल हो रहा है तो उसे नोटिस भेज के इसके पर हम क्लैरिटी मांग सकते हैं, सरकार मांग सकती है। अगर क्लैरिटी नहीं करती तो उनके ऊपर एफआईआर भी दाखिल हो सकती है। तो सरकार, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सरकार को ये उनसे क्लैरिटी मांग लेनी चाहिए, और क्लैरिटी नहीं देने पर या एविडेंस नहीं देने पर उनके ऊपर भी एफआईआर दाखिल हो सकती है। तो दाखिल करने तक इन लोग आगे बढ़ने चाहिए। एब्सोल्युटली। गोवा पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है जो गरीब परिवार की लड़कियों को देश भर में झूठे बलात्कार के मामले दर्ज कराने के लिए पैसे का लालच देता था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गोवा डीआईजी असलम खान की देखरेख में इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। गोवा पुलिस के मुताबिक यह दरअसल एक बड़ा अंतर्राज्यीय रैकेट है। यह रैकेट लड़कियों की पहचान कर उन्हें पैसे की पेशकश करता है और इसके बदले उन्हें झूठे बलात्कार के मामले दर्ज करने के लिए कहा जाता है। लड़कियों को जब लगने लगता है कि यह तो आसान पैसा है तो आसानी से वो जाल में फंस जाती हैं और रैकेट नहीं छोड़ती और झूठे मुकदमे दर्ज करने से नहीं हिचकिचाती। गोवा पुलिस ने गुजरात की 2 महिलाओं की ओर से चलाए जा रहे एक अंतर्राज्यीय रैकेट का भंडाफोड़ किया जो पैसे ऐंठने के लिए फर्जी बलात्कार के मामलों की धमकी का इस्तेमाल करती थी। आप जानकर शायद चौंक जाएंगे कि इस गिरोह की महिलाएं एस्कॉर्ट सेवाएं देने के बहाने ग्राहकों से संपर्क करती थी और गोवा जाकर होटल में वक्त बिताती थी और मनमाना पैसा नहीं मिलने पर उन्हें बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी देती थी। खास बात यह है कि महिलाएं कुछ टारगेट के खिलाफ बलात्कार की एफआईआर दर्ज कराने में भी कामयाब रहीं। यही नहीं, ये दोनों महिलाएं न सिर्फ गोवा में बल्कि देश भर के अलग अलग लोगों के को गिरफ्तार कराने में कामयाब भी हुई थी। अब तक गोवा में 2 और गुजरात में 1 बलात्कार का इस तरह का मामला दर्ज किया गया है। अब आते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की आग जिस तरह से फैल रही है वो राज्य के अमन चैन और खासकर शिंदे सरकार के लिए सही संकेत नहीं दिख रहे। दरअसल महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग कई वर्षों से की जा रही है, लेकिन सरकारें किसी न किसी वजहों से मांग को टाले जा रही थी। अब जब पानी सिर के ऊपर चला गया, मराठा आंदोलनकारी सड़कों पर उतर आए। हालात इतने भयानक हो गए हैं कि आंदोलनकारियों ने विधायकों के घर में, पार्टी के दफ्तरों में तोड़फोड़ की, आगजनी की। मामला बढ़ता देख कल शिंदे सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। क्या है ये पूरा विवाद, देखिए इस रिपोर्ट। महाराष्ट्र का एक हिस्सा मराठा आरक्षण की आग में जल रहा है। राज्य के मराठवाड़ा के कई जिलों में आंदोलनकारी हिंसक हो गए हैं। ना तो सरकारी संपत्ति सुरक्षित है और ना ही राजनीतिक दल के दफ्तर और ना ही विधायक। महाराष्ट्र में बीते 2 दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। आंदोलनकारियों ने सोमवार को एनसीपी के 2 विधायकों के घरों में आग लगा दी। सोमवार को बीड जिले में आंदोलनकारियों ने सबसे पहले एनसीबी के दफ्तर में आग लगाई। आग में पूरा दफ्तर जलकर खाक हो गया। आंदोलनकारियों का गुस्सा उसके बाद भी शांत नहीं हुआ तो उन्होंने एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक संदीप क्षीरसागर और पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर के घर में तोड़फोड़ की। उनके घर पर पथराव किया और उसके बाद घर को आग के हवाले कर दिया। विधायक के घर में रखी आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां जल गईं। गनीमत ये रही कि विधायक और पूर्व मंत्री की जान बाल बाल बच गई। सिर्फ बीड ही नहीं, मराठा आरक्षण की मांग कर रहे आंदोलनकारी दूसरे जिलों में भी हिंसक हो गए हैं। पुणे में पुणे बेंगलुरु हाईवे पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए। आंदोलनकारियों ने सड़कों पर आगजनी की। टायर जलाकर उन्होंने आरक्षण की मांग दोहराई। मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने की मांग पर मनोज जरांगे की अगुवाई में आमरण अनशन चल रहा है। मनोज जरांगे मराठा आरक्षण आंदोलन का चेहरा बन चुके हैं और बीते 25 अक्टूबर से आमरण अनशन कर रहे थे। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद ही आरक्षण की आग और भड़क गई। मनोज जरांगे ने शिंदे सरकार को चुनौती दी है कि मराठा समाज को पूर्ण आरक्षण से कम कुछ भी मंजूर नहीं है।
राज्य में हुई हिंसक घटनाओं के बाद शिंदे सरकार नींद से जागी है। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे आंदोलनकारियों को मनाने के लिए शिंदे सरकार ने कैबिनेट बैठक की। महाराष्ट्र सरकार ने मनोज जरांगे को भरोसा दिलाया है कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए सरकार कानूनी उपाय कर रही है। सरकार के आश्वासन के बाद मनोज जरांगे ने पानी पिया, लेकिन उनका प्रदर्शन अभी भी जारी है। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे और मनोज जरांगे की बातचीत के बाद हिंसा का दौर थमने की उम्मीद है, लेकिन आंदोलनकारियों का प्रदर्शन खत्म नहीं होगा जब तक कि आंदोलनकारियों को उनकी मांग के मुताबिक आरक्षण नहीं मिल जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कतर में कैद 8 भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। कूटनीतिक स्तर पर भी काम हो रहा है और दूसरे विकल्पों का भी सहारा लिया जा रहा है। इन कोशिशों के बीच सऊदी मॉडल भी एक विकल्प हो सकता है। आखिर इससे भारत को कैसे कामयाबी मिल सकती है? क्या है ये सऊदी मॉडल? देखिए इस रिपोर्ट में। कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई है और अब केंद्र सरकार उन्हें बचाने की कवायद कर रही है, जिसमें सऊदी मॉडल अहम हो सकता है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय कानून से अलग है। हमको जो कुछ भी देखना होगा वो अंतर्राष्ट्रीय नियम से अलग हटके देखना होगा, पर्सनल लेवल पे। सऊदी समेत खाड़ी के दूसरे देशों में कानून तो सख्त है, लेकिन कुछ मौके ऐसे आए जब सजा के ऐलान के बाद भी लोगों को राहत दी गई। 1990 के दशक में सऊदी अरब में ऐसा ही एक मामला सामने आया था। यानी मिडिल ईस्ट में पहले जो हुआ है वो अब भी हो सकता है और भारत सरकार इस बार भी अपनी कोशिशों से कतर पर दबाव बनाकर मौत की सजा पाए 8 नागरिकों को वापस ला सकती है। हमारी उनके साथ एक ट्रीटी भी है जिसके तहत ये है कि जो कन्विक्ट हैं उनकी सजा, उनको भारत लाया जा सकता है, यहाँ पे केस चलाया जा सकता है और यहाँ पे सजा दी जा सकती है। या कतर का कोई आदमी यहाँ कोई क्राइम करता है तो हम उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। इस तरह के संबंध हैं हमारे। और ये है कि उम्मीद इस बात की है कि ये जल्दी ही ये मसला हल हो जाना चाहिए। सऊदी मॉडल के सहारे सफलता मिलने की उम्मीदें काफी ज्यादा है। इसके अलावा भी भारत के पास कई रास्ते हैं जो 8 नागरिकों को बचा सकते हैं। 8 भारतीयों के पास कतर की ऊपरी कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील या पुनर्विचार याचिका दायर करने का विकल्प है। अगर ऊपरी अदालत से भी अपील खारिज हो जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। इसके अलावा कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी 8 भारतीयों को माफी दे सकते हैं। ये भी जरूरी है कि इसके लिए समय पर आवेदन हो। कतर के अमीर हर साल 2 बार ऐसी सजा को माफ करते हैं। इन तमाम विकल्पों के बीच भारत मिडिल ईस्ट में अपने अच्छे संबंधों के जरिए भी इस मसले का समाधान निकाल सकता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बना सकता है। संभावनाएं कई हैं और भारत सरकार हर एक पहलू पर काम भी कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद ये बात कह चुके हैं कि कतर से 8 भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाएंगे। कतर ने बेहद गोपनीय तरीके से पूरे केस की सुनवाई की और सजा का ऐलान भी कर दिया। ऐसे में भारत सरकार तमाम विकल्पों पर काम कर रही है और उम्मीद यही है कि सफलता जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बाजार की। उतार चढ़ाव के बीच बाजार आज लाल निशान में बंद हुए। इसके साथ ही बाजार में 2 दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया। निफ्टी 61 अंकों की गिरावट के साथ 19,080 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 238 अंक गिरकर 63,875 के लेवल पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी में भी 200 अंकों की गिरावट देखने को मिली। दिन भर का हाल बताएंगे कुशल। जी, तो कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन उतार चढ़ाव का बाजार रहा। यहाँ पर निफ्टी फाइनली आप देखिए तो करीबन 50-60 अंकों की गिरावट के साथ ही बंद होते हुए नजर आए हैं। अब यही देखना है कि यहाँ पर कौन से गिरावट वाले शेयर बने हैं निफ्टी में और कौन से तेजी वाले शेयर बने हैं। अगर आप इंडेक्स लेवल पर बात करेंगे तो निफ्टी के लिहाज से एम&एम, सन फार्मा, आइशर मोटर्स समेत LTI माइंट्री यहाँ पर आपको दबाव देखने को मिला। करीबन 1.5 से 2.5% तक की गिरावट इन सभी स्टॉक्स में आती हुई नजर आई थी। वहीं दूसरी तरफ गेनर्स के लिहाज से आप बात करेंगे तो यहाँ पर SBI लाइफ आज का टॉप परफॉर्मर निकल कर आया है। 3% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर क्लॉक इन हुई। टाइटन, HDFC लाइफ पर भी अच्छी तेजी बनी, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस स्पेस आज खासा फोकस में देखने को मिल रहा था। कुछ स्टॉक्स इन फोकस भी रहे थे। पिरामल फार्मा अगेन यहाँ पर बेहतरीन तेजी बनी। NIT लिमिटेड पर भी जो नतीजों का रिएक्शन है वो आता हुआ दिखा। पोस्ट मार्केट नंबर्स रेनबो चिल्ड्रन के आए थे तो उस वजह से यहाँ पर दबाव था। और DCM श्रीराम पर भी आपको 5-5.5% तक का कट आता हुआ नजर आ रहा था। टॉप गेनर्स के लिहाज से
अपोलो माइक्रो समेत अरविंद लिमिटेड नतीजों का रिएक्शन यहाँ पर आया। रेपको होम और एस यहाँ पर भी 9 से 10% के गेंस थे, पर दूसरी तरफ बटरफ्लाई गांधी मंडी यहाँ पर जो खबर आती हुई दिखी थी उसके बाद 7-7.5% तक का दबाव था। रैम्को सिस्टम सीसीएल प्रोडक्ट्स पर भी 5 से 6% तक की गिरावट आती हुई नजर आई है। तो यही देखना है कि अब जब कारोबारी हफ्ते के जो मिड वीक सेशन है उसमें हम लौटते हुए नजर आएंगे तो किस तरह से ट्रेड करते हुए नजर आते हैं, ये देखना कल के दिन में काफी इंटरेस्टिंग होगा। मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर का आईपीओ आज से निवेश के लिए खुल गया है। निवेशक इस आईपीओ में 2 नवंबर तक पैसा लगा सकेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं कि इस आईपीओ में किससे पैसे लगाने हैं। नए ज़माने की कंपनी है और नए ज़माने की कंपनी में कुछ अच्छी चीज़ें होती है तो कुछ कम अच्छी चीज़ें होती है। पहले मैं अच्छी चीज़ें बता दूं, यंग और एनर्जेटिक प्रोमोटर्स है, बहुत ही बढ़िया प्रोमोटर हैं दोनों ही, वरुण अलग गजल अलग, दोनों को बिजनेस की बहुत ही गजब की समझ है। ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ज़बरदस्त रहा है ग्रोथ का। अब तक 80% सालाना दर से इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। 1000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करने वाली सबसे फास्टेस्ट बीपीसी कंपनी है। मामा अर्थ ब्रांड तो इन्होंने बनाया दीप, उसके अलावा दूसरी और ब्रांड्स बनाकर इन्होंने इस अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। एंकर बुक में जो नाम आए, काफ़ी अच्छे फंड्स के नाम आते हुए दिखे, बड़े दिग्गज फंड है, चाहे वो लोकल हो चाहे इंटरनेशनल हो, तो ये आपके लिए कुछ पॉजिटिव्स है। कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में आना नेट लेवल पर अभी भी टाइम है, बीच बीच में आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कंसिस्टेंट बेसिस पे। तो नए ज़माने के आईपीओ में, नए ज़माने की ई कॉमर्स कंपनियों में सबसे बड़ी समस्या ये है, लोग कंसिस्टेंटली इसको प्रॉफिट में देखना चाहते हैं, जिसमें शायद थोड़ा सा वक्त लगे बट आ जाएगी। जो सबसे बड़ी समस्या है वो वैल्यूशन। अगर पी मल्टीपल के लिहाज से आप देखें 173 का पी मल्टीपल नजर आता है, थोड़ा सा वो वैल्यूशन वाला इशू है और थोड़ा सा प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी का इशू है। बाकी बिजनेस में कोई खराब नहीं, कंपनी की ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, प्रोडक्ट की रिकॉल वैल्यू है, प्रमोटर्स शानदार हैं, इसलिए आपको इसको लॉन्ग टर्म सोचकर पैसा लगाना है। और अब वक्त हो गया है दिवाली ऑफर में अनिल सिंघवी से उनके पसंद का शेयर जानने का। आइए जानते हैं। आज जिस सेक्टर पर मैं बुलिश हूं वो है बैंकिंग। ओके। और बैंकिंग सेक्टर में निवेश के मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूं इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक। जी। पहला, आप अच्छे बैंकिंग सेक्टर थीमेटिक सेक्टोरल फंड में निवेश करें एसआईपी के जरिए 1 साल के लिए। कौन से फंड भी आपको दे देता हूं। पहला है एचडीएफसी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। इसमें आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं या अपने एडवाइजर के थ्रू भी, और ग्रोथ प्लान ले लें। ठीक है। दूसरा फंड है आदित्य बिरला बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। ये दूसरा फंड है, यहाँ पर भी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 फंड है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तीसरा, अगर आपको एक और बहुत बेहतरीन आइडिया देता हूँ, जो प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के शेयर में भी आप एसआईपी कर सकते हैं। और अगर आपका मन करे भी कि मुझे एचडीएफसी बैंक में एफडी करवानी है, ये करवाते हैं काफी लोग, तो हाँ, अगर आपकी थोड़ी भी रिस्क लेने की ताकत है तो एफडी के बजाय आप उसके शेयर में एसआईपी करें, उसमें रिटर्न एफडी के मुकाबले में बेहतर आ सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक ये हर महीने या जो भी आप पीरियड अपना डिसाइड करें एसआईपी करने का, सिस्टमेटिक तौर पर आप 1 साल के लिए धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते चलें। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि मुझे कोई और बैंक्स चाहिए, तो मैं आपको सेफर साइड पे 2 बैंक्स और बोल सकता हूं जहां आप एसआईपी कर सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई। एग्रेसिव साइड पर चाहिए तो आप एक्सिस बैंक और साथ ही साथ इंडसइंड बैंक में एसआईपी करें, वो आपकी रिस्क एपेटाइट पर है। लेकिन इन जनरल 2 फंड और एचडीएफसी बैंक, ये आपके लिए एसआईपी का बेहतरीन मौका है। और त्योहारी सीजन में गाड़ियों की बिक्री कैसी चल रही है, ये बताने के लिए मौजूद हैं कुशल। कुशल, बताइए कि अब तक फेस्टिव सीजन में गाड़ियों की बिक्री कैसी रही? जी,
तो त्योहारी सीजन के दौरान आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ऑटो बिक्री बहुत ही शानदार होती हुई नजर आ रही है, जिसके अंतर्गत आप देखिए तो यहाँ पर टू व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल्स का हमने कैलकुलेशन किया, जिसमें गणेश चतुर्थी, नवरात्रि प्लस दशहरा और दशहरे के बाद ये 3 इवेंट्स हमने लिए हैं। और उसमें पिछले साल से कंपेयर अगर करेंगे आप तो यहाँ पर टू व्हीलर्स स्पेस में बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली है। करीबन 18.5% की ग्रोथ आपको यहाँ पर ऑलरेडी गणेश चतुर्थी के दौरान टू व्हीलर्स में आई है और 9.5% की ग्रोथ यहाँ पर वाया बेसिस पर पैसेंजर व्हीकल्स पर भी आती हुई नजर आई है। वहीं नवरात्रि प्लस दशहरा के लिहाज से देखिए तो 22% की ग्रोथ टू व्हीलर स्पेस में और 3.5% की ग्रोथ पैसेंजर व्हीकल स्पेस में बनती हुई नजर आ रही है। और दशहरा के बाद भी जो 5 दिन है उसमें भी 19.5% की ग्रोथ पैसेंजर व्हीकल्स में आई है और लगभग 40% की दमदार तेजी आपको इनकी यहाँ पर ऑटो बिक्री आंकड़ों में दशहरे के बाद 5 दिन ये बनती हुई नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो फेस्टिव सेल्स है वो तो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, पर साथ ही अक्टूबर महीना अब खत्म होने वाला है और यहाँ पर जिस तरह से बिक्री आंकड़े की एक्सपेक्टेशंस है वो काफ़ी शानदार है अक्रॉस द बोर्ड एक्सेप्ट फॉर ट्रैक्टर्स। तो इसमें सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स आप देखिए तो यहाँ पर मारुति सुजुकी समेत जो M&M ऑटो है वो लीड करते हुए नजर आ सकते हैं। मारुति सुजुकी की करीबन 15% और साथ ही M&M ऑटो की 25% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। वहीं दूसरी तरफ टू व्हीलर स्पेस में भी देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प इस चीज को लीड करता हुआ नजर आ सकता है। करीबन 23% की ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। 5,61,000 यूनिट्स कंपनी अक्टूबर महीने में बेच सकती है। यही नहीं, बजाज ऑटो टू व्हीलर स्पेस में 2% और साथ ही TVS मोटर्स सेकेंड हाईएस्ट बेटर रिकवरी यहाँ पर आपको अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है, करीबन 15% की। आयशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड की भी बात करेंगे तो यहाँ पर भी 3% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 85,000 यूनिट्स पर। और कमर्शियल व्हीकल्स में भी अच्छा प्रदर्शन रहने की हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं अक्टूबर महीने में, जिसमें VCV और अशोक लेलैंड 8% और 13% रिस्पेक्टिवली ग्रो करते हुए नजर आ सकते हैं। वही दूसरी तरफ टाटा मोटर्स का थोड़ा सा रिलेटिवली 9% की ग्रोथ के साथ यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। हालांकि ट्रैक्टर सेगमेंट जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इस महीने भी थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। अब कोई पॉजिटिव सरप्राइज आ रहा है तो बात अलग है, बट ऑफकोर्स M&M और एस्कॉर्ट्स ये दोनों में ही 7 से 11% तक की गिरावट आपको YOY बेसिस पर अक्टूबर महीने में इनकी बिक्री आंकड़ों के लिहाज से आती हुई नजर आ सकती है। और पिडिलाइट में आज क्यों दिखा एक्शन, बताएंगी नुपुर। पिडिलाइट इंडस्ट्री में जबरदस्त तेजी देखने को मिली आज, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बड़ा अपग्रेड आते हुए दिखा है। सेल की रेटिंग को बाय में अपग्रेड किया है गोल्डमैन सैक्स ने, ब्रोकरेज हाउस ने, और जो लक्ष्य है वो भी 2325 से बढ़ा के 2725 का किया है। जो मौजूदा भाव से अगर आप देखेंगे तो 16 से 17% का पोटेंशियल अपसाइड गोल्डमैन सैक्स को पिडिलाइट इंडस्ट्रीज पे नजर आता है। उनका कहना है कि अर्निंग्स डाउनग्रेड का जो साइकिल है कंपनी पर वो अब खत्म हो चुका है, वो अब पीछे छूट चुका है। कंपनी के जो नए प्रोडक्ट्स है, साथ ही साथ जो पेंट सेगमेंट में कंपनी ने एंट्री ली है उसका बेनिफिट आने वाले क्वार्टर्स में दिखेगा। और जो कोर बिजनेस है कंपनी का उसमें भी 11% से कंपाउंडेड ग्रोथ आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आपको नजर आएगी। लगातार कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का भी विस्तार करी है, जिसका बेनिफिट आने वाले क्वार्टर्स में नजर आने वाला है। साथ ही साथ गोल्डमैन सैक्स ने अर्निंग एस्टिमेट को भी अपग्रेड किया। FY24 को 4% से बढ़ाया और FY26 की बात करें तो यहाँ पे अर्निंग्स को 8% से बढ़ा दिया है गोल्डमैन सैक्स ने पिडिलाइट पर। साथ ही साथ मार्जिन्स में भी उनका कहना है कि एक मजबूत रिकवरी की उम्मीद है। FY23 में कंपनी के करीबन 17.25% के मार्जिन्स थे। उन्हें लगता है, गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि FY26 में यही मार्जिन्स 23% से ज़्यादा के होते हुए दिखेंगे, तो करीबन 600 बेसिस पॉइंट की रिकवरी मार्जिन्स में आने वाले क्वार्टर्स में और साल में आपको नजर आ सकती है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में। दमदार ब्रोकरेज अपडेट के बाद पिडिलाइट में आज दमदार तेजी नजर आई। त्योहारी सीजन में फूड रेगुलेटर एक्शन में है। लोगों को सब स्टैंडर्ड फूड से बचाने के लिए FSSAI देश भर से फूड सैंपलिंग इकट्ठा कर रहा है। FSSAI CEO जी कमला वर्धन राव से जी मीडिया ने खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। सर, पहला सवाल, फूड त्योहारी सीजन शुरू हो गया है, एडल्टरेशन भारी मात्रा में कई जगह देखने को मिल रहा है, किस तरह की कार्रवाई, किस तरह की गाइडलाइंस हम उसके लिए कर रहे हैं?
हमने हर फूड सेफ्टी कमिश्नर्स को और हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को 4,000 से ज़्यादा फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं पूरा हिंदुस्तान में, सभी को हमने बोला कि अभी त्यौहार का समय आया है तो स्वीट्स तो बहुत खाते हैं गाँव में, शहरों में, और सभी को हमारा स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करने के लिए हमने बोले थे। और जितने भी अडल्ट्रेशन का अगर कहीं इंफॉर्मेशन मिल गया था उसका सर्वेलेंस ज़्यादा करने के लिए और जाके इंस्पेक्ट करने के लिए वो सर्वेलेंस सैंपल लेके क्वालिटी लैब्स में उसको टेस्ट करके उनके अगेंस्ट थोड़ा कार्रवाई करने के लिए, जितने भी अगर नॉन कंप्लेंट मिल गया है उनके अगेंस्ट कुछ कार्रवाई करने के लिए हमने डायरेक्शन दे दी। किस तरह की तैयारियां हैं मतलब मार्केट में, क्योंकि ग्राहक जाता है उसको बहुत सारी तैयारियां आपकी दिखती नहीं है, कई बार मार्केट से वो जो चीज़ें खरीदता था घर पे आके टेस्ट करेगा तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती, तो ऑन स्पॉट ऐसा कोई तैयारी है? तो सर्वेलेंस सैंपल्स तो बहुत बढ़ा दिए हैं हम इस साल में 1 लाख से अधिक सैम्पलिंग उठाने के लिए हमारे डायरेक्शन दिए हैं और नेक्स्ट ईयर हमने 7 लाख तक हमने सैम्पलिंग का हमने डायरेक्शन दिए हैं। तो इंक्वायरी हो रहा है बहुत सारे, वी डेफिनेटली आर टेकिंग एक्शन ऑन दिस। तो देश भर में दूध के सैंपल्स हमने इकट्ठा किए थे और कई तरह के अलग अलग लैब्स को हमने उसके कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं, उसका पूरा रिपोर्ट कब तक आ जाएगा? देखिए ऐसा है, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर हैज़ इंस्ट्रक्टेड अस टू टेक अप नेशनल लेवल सर्वे और पूरा 10,000 सैंपल्स उठाने का डायरेक्शंस दे दिए हैं। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने ये सर्वे कर रहे हैं, 1 महीने के अंदर आ जाएगा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर। नोएडा की एक सोसाइटी में कुत्ते को लेकर रिटायर्ड आईएएस अफसर और महिला के बीच मारपीट हो गई, दोनों को चोटें आई हैं। हालांकि कुत्ते के नाम पर हुई इस लड़ाई में कुत्ता पूरी तरह से सुरक्षित रहा। इस बात पर ध्यान से सोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसी लड़ाई हर दिन देश में किसी न किसी सोसाइटी में हो रही है। यहाँ महिलाएं अपने पालतू कुत्ते के साथ लिफ्ट के भीतर मौजूद हैं और बाहर खड़ा ये शख्स रिटायर्ड आईएएस अफसर है। इस बुजुर्ग ने लिफ्ट रोकी हुई है। मामला ये है कि बुजुर्ग इस कुत्ते के साथ लिफ्ट में जाने से असहज दिख रहा है, लेकिन महिला अपने कुत्ते को साथ ही ले जाने को लेकर अड़ी हुई है। इस बीच बुजुर्ग और इस महिला के बीच वीडियो रिकॉर्डिंग वाली वॉर शुरू हो जाती है। फिर क्या था, दोनों में गुत्थम गुत्था हो जाती है। यहाँ से मामला काफी आगे बढ़ जाता है। हाथापाई और जुबानी जंग के बीच दोनों एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं। बात इतनी बिगड़ जाती है कि बुजुर्ग महिला को थप्पड़ जड़ देता है, जबकि महिला भी जवाबी हमला बोलते हुए बुजुर्ग से भिड़ जाती है। यहाँ फिलहाल फ्रेम में कोई पालतू कुत्ता नहीं दिखता, लेकिन सारी लड़ाई इसी कुत्ते के चक्कर में हो रही है। दोनों पक्ष अब भी अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। आखिरकार इस महिला के घर से एक पुरुष तंतनाते हुए तेजी से इस बुजुर्ग और रिटायर्ड आईएएस अफसर की तरफ बढ़ता है। फिर क्या था, ये शख्स इस बुजुर्ग को मारते मारते लिफ्ट के कोने तक खोस देता है। अब तक मामला काफी बढ़ जाता है। बीच बचाव के लिए गार्ड और अन्य लोग भी आ जाते हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि अब भी ये पालतू कुत्ता सीन में कहीं नहीं दिखता। लिफ्ट बंद हो जाती है। ये पूरा वाकया सोमवार रात करीब 9 बजे नोएडा के सेक्टर 108 की पार्क लॉरेट हाउसिंग सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। हंगामे की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामले को शांत करवाया और जांच शुरू कर दी। फिलहाल पालतू कुत्ते के चक्कर में पहले लड़ाई हुई और अब सुलह तक होने की खबर है। आपको याद दिला दें कि इस तरह की घटनाएं पहले भी कई बार होती रही हैं। इस तस्वीर में भी एक महिला के हाथ में अपने पालतू कुत्ते की रस्सी है, लेकिन कुत्ता लिफ्ट में बच्चे पर झपट्टा मारता है। बच्चा दर्द से कराहता है, लेकिन महिला अनजान बनी रहती है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हुआ था। दूसरी ओर ऐसे कई हादसे अब तक सामने आ चुके हैं जब डॉग्स के काटने से लोगों की जान गई। हालांकि प्रशासन इस तरह के मामलों पर लगाम लगाने के लिए अपनी तरफ से नियम कानून बनाते रहे हैं, लेकिन अब भी इसका कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अगर आप थाईलैंड जाने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। थाईलैंड ने भारतीय टूरिस्ट्स के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए वीजा की जरूरत को खत्म कर दिया है। यानी अब आपको थाईलैंड जाने के लिए वीजा बनवाने की जरूरत नहीं होगी। थाईलैंड सरकार के मुताबिक भारतीय नागरिक 30 दिनों तक बिना वीजा के थाईलैंड में रह सकते हैं और घूम सकते हैं। थाईलैंड ने भारत और ताइवान के नागरिकों के लिए सुविधा दी है। थाईलैंड सरकार द्वारा किया गया यह फैसला 1 नवंबर यानी कल से शुरू हो जाएगा। थाईलैंड की सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के बाद यह फैसला लिया। इसमें इस साल नवंबर से अगले साल मई तक 6 महीने के लिए भारतीयों को वीजा नियमों में छूट दी गई है। थाईलैंड सरकार चाहती है कि वहां पर्यटन बढ़े ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और इसी को देखते हुए थाईलैंड सरकार ने इस साल 2 करोड़ 80 लाख पर्यटक देश में लाने का लक्ष्य भी रखा हुआ है। इस साल मलेशिया, चीन, दक्षिण कोरिया के बाद भारत पर्यटन के लिहाज से थाईलैंड का चौथा सबसे बड़ा सोर्स मार्केट बनकर उभरा है। इस साल करीब 12 लाख भारतीय थाईलैंड पहुंचे हैं। थाईलैंड ने 2019 में चीनी नागरिकों के लिए भी वीजा नियमों में छूट दी थी और इसके बाद थाईलैंड पहुंचने वाले चीनी पर्यटकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी गई थी। थाईलैंड के अलावा श्रीलंका सरकार भी भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा नियमों में ढील देने का फैसला कर चुकी है। श्रीलंका ने 31 मार्च 2024 तक अपने देश में भारतीय पर्यटकों को वीजा फ्री एंट्री देने का ऐलान किया है। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #ZIndia360 जरूर याद रखिए। नमस्कार।